सवाल है कि यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 and 1000 विच इज डिविजिबल बाय ईदर 2 और 3। दूसरा पार्ट है बाय 2 and 3। बताओ कैसे अटेम्प्ट करें। अच्छा, बिटवीन 1 and 1000 है तो विल शुड आई इंक्लूड 1 and 1000? नो, आई विल नॉट इंक्लूड 1 and 1000। सो बताओ कैसे स्टार्ट किया जाए। ईदर 2 और 3 का मतलब क्या हुआ? So you have to select all the even integers and you have to select all the multiples of 3. और 2 and 3 का मतलब हुआ you have to select multiple of 6 या all those numbers which is divisible both by 2 and 3 which means divisible by 6. तो मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं एक बैग बनाता हूं, आइडिया हेयर इज कि अगर मैं एक बैग बनाता हूं मल्टीपल्स ऑफ 2 का, तो यू विल हैव 2 4 6 8 अप टू 998। और दूसरा बैग बनाता हूं मैं मल्टीपल्स ऑफ 3 का, तो यू विल हैव 3 6 9 12 अप टू 999। ये दोनों बैग्स में यू कैन कॉल दैट फर्स्ट बैग एज सेट ए, द अदर बैग एज सेट बी। जब मुझे सारे को ऐड करना है तो इसका मतलब कुछ कॉमन पार्ट भी होंगे, कुछ कॉमन पार्ट होंगे इस बैग में, राइट? मल्टीपल्स ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 विल कंटेन कॉमन पार्ट। अब अगर मैं दोनों को इंडिपेंडेंटली ऐड कर दूं तो किसी चीज की डबल एडिशन हो गई। किस चीज की डबल एडिशन हो गई? कॉमन की, कॉमन पार्ट की। तो पहले मैं अगर पार्ट ए को अटेम्प्ट करूंगा तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा कि आई विल गो विथ 2 + 4 + 6 अप टू 998। ये क्या हो गए? मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक? ये हो गया 3 + 6 + 9 अप टू 999। ये दूसरा बैग क्या हो गया? मल्टीपल्स ऑफ 3। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 6 राइट। एक तो मैं ये अप्रोच फॉलो कर सकता हूं, एक ये अप्रोच फॉलो कर सकता हूं। दूसरा अप्रोच क्या फॉलो कर सकता हूं? मैं पहले 2 + 4 + 6 998 तक ऐड कर सकता हूं, और दूसरे बैग में मैं 3 + 9 + 15 अप टू 999 जाऊंगा। समझ में आ गया? दोनों अप्रोच के फर्क को समझ पाए? एक छोटा सा फर्क था। ये बना एपी विथ डिफरेंस 2, ये बना एपी विथ डिफरेंस 3, ये बना एपी विथ डिफरेंस 6। इसे ऐड किया, इसे ऐड किया, इसे सब्ट्रैक्ट किया, राइट? ये बना एपी विथ डिफरेंस 2 और ये बना एपी विथ डिफरेंस 6 और काम हो गया। काम हो गया। मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? अगर मुझे ये पार्ट निकालना है, मुझे क्या निकालना है? ये पार्ट। तो आप गौर से देख रहे हो, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ठीक? तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। इस रिजल्ट को पहले बताया हूं मैं या नहीं बताया हूं? नहीं बताया हूं? तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हो कि अगर ए यूनियन बी का मतलब होता है आइदर ए और बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? आइदर ए और बी। सो आइदर 2 और 3 का मतलब है n2 यूनियन 3, n2 + n3 - n
2 इंटरसेक्टिंग 3। ठीक, ध्यान में रहेगा ये। आंसर्स निकाल लोगे या बताना पड़ेगा? निकाल लोगे? चलो इसे मैं कह रहा हूं S1, इसे कह रहा हूं S2, इसे कह रहा हूं S3, इसे कह रहा हूं S4। चारों का आंसर बताओ तो। S1 बताओ क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विच इज 1000। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 499। कितने नंबर्स हैं? 400। ये हो जाएगा S1। राइट और रॉन्ग? सही निकाला हूं? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बताओ S2 क्या होगा? 3 + 999, 1002। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 333। 3, ऐसे देखो ना, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 इंटू 333। S1 में निकल जाएगा, S2 भी निकल जाएगा। कैलकुलेशन तुम लोग को आता है तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। S3 देखते हैं। S3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो गया? 1002। कितने टर्म्स हैं? 6 1 जा 6 2 जा 6 166। सही है। 6 इंटू 166 सही कैलकुलेशन है। सो 166/2 ये भी कैलकुलेट कर लोगे। और S4 मैंने क्या किया था? S4 ग्रीन से कर देता हूं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो गया? 1002। इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? कितना? 3 1 जा 3 3 जा 3 5 जा 333 जा। ठीक, तो 333 1357 ऐसे ऑड नंबर चल रहा है। सो 333 कौन सा ऑड नंबर है? नहीं समझ में आया? तुम देखो ना, ऐसे चल रहा है ना, 3 1 जा 3 3 जा 3 5 जा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? या तो उस तरीके से सोच लो या बेसिक सोच लो कि 999 इक्वल्स टू 999 इक्वल्स टू 3 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू 6। सो 333, सॉरी 996 equals to n-1/6. So n-1 is equal to 166. So n equals to 167. और अगर सोचोगे तो बताओ 333 कौन सा ऑड नंबर है? 167। 167 इंटू 2 इज 334 -1। ऐसे भी सोच सकते थे। तो यहां पे मैं क्या लिखूं? ठीक, अब थोड़ा सा तुमको स्मार्टली सोचने की जरूरत है। हर बार वो फॉर्मूला लगा के यू विल जस्ट इरिटेट योरसेल्फ, है ना? तो कहीं ना कहीं यू शुड बी स्मार्ट एनफ कि जल्दी जल्दी मुझे आंसर निकालना आता है। ठीक, एट द सेम टाइम जब स्कूल एग्जाम दोगे तो इस तरीके के सॉल्यूशंस को क्लियरली दिखाना। ऐसे मत करना, स्कूल के टीचर्स नंबर काट लेते हैं ना। तो स्कूल एग्जाम्स के लिए सागर सर आपको ओरिएंट कर देंगे कि कैसे कैसे आंसर्स लिखना है। बट आपको फास्ट कैसे होना है कॉन्सेप्चुअली, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्चुअली चीजें स्ट्रांग है तो आपको पता है कौन से फॉर्मेट में कैसे लिखना है।
राइट? मेकिंग सेंस? इस सवाल को लेकर कोई डाउट नहीं? ओके मान लो एक एपी दिया है, इन एन एपी sum of first 71 terms. Sum of first 71 terms is 97 and sum of first 61 terms is 84. Tick. You have to find the difference. Find the common difference of an AP. हाँ, क्या करने का सोच रहे हो? ये तो क्लास 10 का सवाल है, बताओ कैसे करोगे? You will apply the formula n by 2 into 2a plus n minus 1d and you will try to solve that equations, right? Is it a good method? It will take a lot of time. But the moment you will notice, how many terms are there? 71 terms are there. So does it have a middle term? Yes, it has. And what is that? What is that? 36. So middle term कैसे निकालते हैं? T middle equals to T n plus 1 by 2. अगर n odd है तो T middle exist करेगा. और for an AP, this is also average. Right or wrong? This is average of the series. So क्या मैं कह सकता हूं S71 is T71 plus 1 by 2, which is the middle term, which is the into 71. ठीक? So मुझे पहला इक्वेशन मिला T36 equals to 97 upon, ठीक? जानबूझ के मैंने गंदे नंबर्स दिए हैं कि आप जब अगर क्वाड्रेटिक लगाएंगे सॉल्व करने के लिए या 2x है ना, तो आप और ज्यादा इरिटेट होंगे. बट आप जैसे ही टी मिडिल का फंडा जानते हैं, यू वुड नो हाउ टू क्रैक दिस. तो जैसे जेई एडवांस अगर कोई सवाल पूछेगा तो आपका अगर उसको सिर्फ एक फंडा टेस्ट करना है तो वो उस गंदे गंदे नंबर्स दे देगा कि आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से पहुंच ही ना पाओ, और पहुंचो तो काफी टाइम वेस्ट कर दो. ठीक? बट द पर्सन हु इज understanding the fundamentals of arithmetic progression, they would attack this problem with a precision and will not waste time in the exam. ठीक? Making sense? तो जब भी कोई सवाल जैसे जेई एडवांस सबका देखे ना, तो कभी कभी वाकई में लेंदी होता है, बट कभी कभी ये एस्पेक्ट होता है कि वो लेंदी आपको इसलिए लग रहा होता है क्योंकि आप उसके फाइनर एस्पेक्ट को नहीं समझ पा रहे हो. सेम वे जब मैं इसको देखूंगा तो मिडिल टर्म क्या होगा? 30. तो सीधे लिख दूं T 31 equals to 84 by 61. ठीक? ये बात सबको समझ में आ गया होगा? अच्छा, अब मुझे T36 और T31 है, मुझे क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस. क्या करूं? क्या माइनस करूं? सर T36 माइनस T31 इक्वल्स टू 5D. एम आई करेक्ट? सो अब मेरा आंसर आ गया. 5D equals to 97 by 71 minus 84 by, so D equals to, अब इतना मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा. ठीक?
बट एट द सेम टाइम तुम्हें पता है कि आंसर आ चुका है, बस इतना मल्टीप्लिकेशन निकालना है, ठीक है। और अगर जेई आपको कैलकुलेशन टेस्ट नहीं करना चाह रहा है तो ऑप्शन इसी हिसाब से देगा कि आप तुरंत फिगर आउट कर लोगे कि विच इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, है ना। हो सकता है नीचे मल्टीपल्स ऑफ 71 61 दे दे, है ना, तो उससे भी आप फिगर आउट कर लें, ठीक। मेकिंग सेंस। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि टी मिडल, द फंडा ऑफ टी मिडल बीइंग द एवरेज फॉर एन एपी is a very powerful concept, and if applied in a right setup, these methods can save us a lot of time. Making sense? चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस कर रहे थे पहले, वो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आपको दो सीरीज दिया है, SN-TN और SN-TN-, है ना। दो एपीज दे रखे हैं आपको, AP1 AP2, और आपको SN/S-N दे रखा है 3n+4 by 2n+7. You have to find T17/T-17, राइट। कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को घर जाके देखा? सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन या नहीं समझ में आया? कितनों को नहीं समझ में आया? ओके। जैसे ही आप ये देखते हो तो कल यश ने कहा कि सर SN3n+4 है, S-N 2n+7 है। दैट इज अ रॉन्ग फंडा टू लुक एट इट, दैट इज अ रॉन्ग फंडा टू लुक एट इट, क्योंकि हमें नहीं पता जब कोई चीज रेशो में लिखी रहती है तो कितनी चीजों को फैक्टर आउट कर दिया गया है हमें नहीं पता, तो हम उस एस्पेक्ट पे जाते ही नहीं है, हम उस सोच पे जाते ही नहीं, ठीक। अब हमें समझना है कि बस इतना पता है कि यहां पे n की वैल्यू में जो भी दूंगा सेम रेशो जो निकल के आएगा वो फिक्स है, इतना पता है, राइट। तो जैसे ही मुझे T17 T-17 निकलता है तो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल नंबर ले आता हूं, तो मुझे पता चलता है कि अच्छा T17 इंटू 17 किसका मिडिल टर्म होता है? 33 का। सो 33 इज इक्वल टू S17, ये बात तो सबको पता है। और T-17 इंटू 33 इज ऑल्सो S-17, सॉरी राइट, ये बात तो सबको पता है। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको रेशो ले लेना है। इसका रेशो लेते ही तुम्हें पता चल जाएगा T17/T-17 इज नथिंग बट S33/S-33। अब S33 S-33 को क्या करना है? 3 इंटू 33 प्लस 4, 2 इंटू 33 प्लस 7, क्या बन गया? 103/73। ये बताया था लास्ट टाइम, ठीक। मेकिंग सेंस। अगर आपको इसको स्कूल सेटअप में सॉल्व करना है तो भी आपको आंसर्स तो निकालना पता चल गया कि आंसर तो खट से निकल के आएगा, तो स्कूल सेटअप के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसी चीजों को उस तरीके से डालूंगा कि आप अपने मार्क्स विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम कर पाए। इसे हटा दो, ठीक है। इसको आप अगर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मुझे T17/T-17 निकालना है ना, ठीक। तो आप इस पूरे कहानी को कैसे स्टार्ट करोगे? आप देखोगे कि ठीक है, मैं SN को जानता हूं, SN होता है n/2 इंटू
2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना? ठीक, और फिर आप जाओगे s डैश n इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 कैपिटल डी। ठीक, अब आप इन दोनों का रेशियो बताओगे कि सर दिस इज नथिंग बट 2a प्लस तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इट हैज लॉट ऑफ वर्क, इट हैज लॉट ऑफ वर्क, है ना? फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि मुझे T17 चाहिए, मुझे T17 चाहिए, तो तुम यहां लिखोगे a प्लस T17 कैपिटल A प्लस T-17 इक्वल्स टू दिस, है कि नहीं? और यहां पे 70 डालोगे, फिर मैनिपुलेट करोगे, फिर मैनिपुलेट, एंड इट विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, इट विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। तो आप इस पूरी कहानी को क्या कर सकते हो कि आप इस पूरे कहानी को ऐसे कर सकते हो कि सर मैं ना इसको ऐसे लिख देता हूं, n/2 इंटू 2 कैपिटल A प्लस n-1 बाई 2d, राइट और रॉन्ग? और तुम इसको T17 बनाओगे, इसको एक्चुअली वही करोगे, इसको T17 बनाओगे। इसको T17 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? n-1/2 को 16 बनाना पड़ेगा, n-1/2 को, तो तुम बोलोगे n-1/2 इक्वल्स टू, सो n इक्वल्स टू, सो तुम बोलोगे पुटिंग n इज इक्वल टू 33 मेक्स दिस एज T17 इंटू T17 एंड T-17। तो आप वही काम कर रहे हो, बट स्कूल टीचर को थोड़ा सा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि उसको यही सुनना है, उसको यही सुनना है, तुम उसको वही सुना रहे हो कि बाय मैनिपुलेटिंग आई कैन डू दिस। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बट कोर क्या है? वही है। समझ में आई बात? तो स्कूल एग्जाम्स के लिए आपको थोड़ी सी मैनिपुलेशन चाहिए। सागर सर आपके लिए ऑलरेडी टेस्ट बना देते हैं, वो टेस्ट दोगे, लिखोगे, हम बता देंगे इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, मेकिंग सेंस? आगे बढ़े, चलो। दूसरा क्वेश्चन था कि इस बार Tn अपॉन T-n दे रखा है। क्या दे रखा है? 3n प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ठीक, और आपसे पूछ रहा है S20 अपॉन S-20, राइट? और आपको बताया जा रहा है AP1 AP2, AP1 में है T-, S-, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, को T है ना, ऐसे लिखा हुआ है, 2 AP है ना। अब यहां पे तो तुम अगर टी मिडिल वाले स्कूल टीचर को दिखाओगे तो बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो, T20 पॉइंट क्या था, T10.5 क्या होता है ना? बट आपको तो पता है कि T10.5 कुछ होता है, इट हैज सम significance. And what significance it has? It's a hypothetical middle term, which is the average of an AP, which is the, and if I know the average of an AP, I can say, sir, I can say S20 is nothing but 20 into T20 plus 1 by 2, which means 20 into T10.5, और S-20 क्या होगा? T-20.5 इंटू 20, है ना? उसमें आप क्या करोगे? n/2 बाहर निकाल के उस तरीके से आप चीजों को चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट। अब मैं क्या कह सकता हूं? S20 अपॉन S-20 is nothing but T10.5 upon T-10.5,
and now I can put simply the value 3 into 10.5 plus 1 upon 2 into 10.5 minus 1. क्या हो गया ऊपर? 105 थी, 315, 31.5, 32.5, नीचे हो गया 21 माइनस 1, 20. ठीक, यही है ना? 21, तो क्या हो गया? 65/40, 65/40 which means 13/8. ठीक, 13/8. समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म का फंडा यूज करेंगे. ठीक, चलो समझ में आया तो एक और सवाल करो. The ratio of sum of first n terms of two APs are 7n plus 1 is to 4n plus 27. Find the ratio of their 11th term. Find the ratio of their 11th term. जल्दी से बताओ इसका आंसर. क्या दे रखा है? Sn अपॉन S डैश n, है ना? Sn अपॉन, और आपको निकालना है T11 अपॉन T डैश 11. T11 किसका मिडिल टर्म है? 21 का. तो क्या होगा आंसर? क्या लिया n की वैल्यू, है ना? मैं T11 इंटू 21 ले लेता हूं, तो मिडिल टर्म क्या हुआ? 11. T डैश 11 इंटू 21 ले लेता हूं, तो ऊपर क्या आएगा? S21 अपॉन S डैश. तो मैं 7 इंटू 4 इंटू 21, ऊपर क्या आया? 148, नीचे क्या आया? 85. कट रहा है क्या? रेशो में हमेशा रिड्यूस क्या करो. कहाँ पे? अच्छा, +27 है. क्या आ रहा है? 111 आ रहा है. ओके, 37 4 जा, 37 3 जा. ठीक, 111 37 से डिविजिबल पता है ना? 37 3 जा 111, सब याद रखा करो, है ना? ठीक, मेकिंग सेंस? फंडा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? सो मिडिल टर्म इज, एक्चुअली तुम उसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो, फंस जाओगे. और फिर जो बच्चा उस कैलकुलेशन से निकलेगा भी ना, तो वो जो मैनिपुलेशन कर रहा होगा ना, उसी फंडे से ही निकल रहा होगा. 2 कॉमन लेके निकाल रहा होगा, फिर वो बता रहा होगा, तो इवेंचुअली वो सेंटर की ओर ही जा रहा होगा. ठीक है, आगे बढ़े. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं.
if A, B, C are in AP, then prove that B plus C, C plus A plus B are also in AP. B plus C whole square minus A square. C plus A whole square minus B square. A plus B whole square minus C square are also in AP. चलो बताओ कैसे प्रूव करें. टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये तो पता है. फिर क्या करें, उसका भी निकाल लेंगे. देखो मैं तुम्हें कुछ मेथड्स बताता हूं. मेथड बताने से क्या क्या फायदा होता है. पार्ट ए का पहले मैं मेथड 1 बताता हूं. अगर आपको याद हो तो मैं आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा था एपीज का, कि अगर मैं सेम चीज ऐड कर दूं तो भी एपी रहता है, सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी एपी रहता है, लैम्डा मल्टीप्लाई कर दूं तो भी एपी रहता है. मुझे ए से बी प्लस सी बनता हुआ दिखाना है, ए से बी को सी प्लस ए बनता हुआ दिखाना है, और सी को ए प्लस बी बनता हुआ दिखाना है. ठीक, तो मतलब पहले टर्म से ए गायब कर देना है, पहले टर्म से. तो अगर लॉजिक समझना, ए बी सी अगर एपी में है, ए बी सी अगर एपी में है, तो क्या मैं कह सकता हूं माइनस ए माइनस बी और माइनस सी इज ऑल्सो इन एपी? क्या मैं ये बात कह सकता हूं? राइट. और अगर मैं हर एक टर्म में ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर दूं तो क्या ये भी एपी होगा? आगे आंसर. समझ में आया? स्मूथ है, कुछ नहीं सोचना पड़ा. ट्रेडिशनल मेथड तो आप लोग सब जानते ही हो. ट्रेडिशनल मेथड मैं यहां पे कर देता हूं. मेथड 2, ये समझ में आया? मेथड 1, इसमें हमने कुछ भी हाथ गंदा नहीं किया, चलते गए चलते गए चलते गए. ये किस लॉजिक से हुआ पता है ना? लैम्डा से मल्टीप्लाई करने से एपी रिटेन रहता है, सेम नंबर ऐड करने से एपी रिटेन रहता है ना? मतलब वो भी एपी होता है. एपी रिटेन रहने का मतलब ये नहीं कि प्रीवियस एपी है, मतलब नया जो कॉन्सेप्ट बना है वो भी एपी है. ओके. दूसरा है, आप जैसे जानते हैं एबीसी आर एन, तो आप कहते हो टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी. टू प्रूव 2c प्लस ए इक्वल्स टू 2b प्लस ए प्लस सी, यही प्रूफ करना है. देखो तो प्रूव होता हुआ दिख रहा है क्या? अपने आप प्रूव हो गया. कैसे? दिस इज ए प्लस सी ओनली, एंड 2b क्या है? ए प्लस सी ट्वाइस, है कि नहीं? तो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है, चीजें अपने आप दिखती रहती है. समझ में आया? मेथड 1 मेथड 2 दोनों समझ में आ गया. मेथड 2 में थोड़ा सा देखना पड़ा. मेथड 1 वेरी लीनियर, चेंज करते गए चेंज करते गए चेंज करते गए, है ना? बहुत सारे बच्चों को क्लिक नहीं करेगा कि ये क्या है ना? फिर अलजेब्रा में हाथ गंदा करना पड़ेगा. बट आसान था, ये बेसिक सा सवाल था, इसमें उतना ज्यादा बात नहीं. बट हम एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि अच्छा, अप्रोच करने का तरीका दूसरा भी हो सकता है. अगर मैं हर एक टर्म को
ठीक तरीके से बेस उसका बदल सकूं, जैसे भेस बदलते हुए दिखाया था ना मैंने एक मीम। किसका था? रावण का था। ओके, चलो बी। बी को कैसे किया जाए? अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे तो सब में a प्लस बी प्लस सी फैक्टर दिख रहा होगा, सब में, ठीक। और a प्लस बी प्लस सी के साथ दिख रहा होगा b प्लस सी माइनस ए, फिर दिख रहा होगा c प्लस ए माइनस बी, फिर दिख रहा होगा। तो क्या तुम ये बात जानते हो कि माइनस ए माइनस बी और माइनस सी एपी है? ये बात जानते हो? क्या तुम b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी एपी है, ये बात भी जानते हो? तो क्या इन दोनों का इंडिविजुअल कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड करूंगा तो वो भी एपी होगा? ये भी एपी होगा, ठीक। अभी तक समझ रहे हैं? क्लियर चल रहे हैं? ये एपी, ये अभी हमने प्रूफ किया, ये भी एपी, इन दोनों का जोड़ एपी, ठीक। और मैं हर एक टर्म में a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी एपी होगा, और वही तो है, देखो। क्या ये दोनों सेम है? गौर से देखो, आर दे सेम और नॉट? यस दे आर, है ना? लॉजिक समझ में आया या नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? अदरवाइज ट्रेडिशनल मेथड, twice of this equals to this, and you know, lot of hodgepodge, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा, अगर तुम और कायदे से देखो, तुम बोलोगे सर आप ये कैसे सोच लिए? मैं कुछ सोचा नहीं, मैंने तुरंत देखा ये फैक्टराइज हो रहा है। मैंने क्या देखा फैक्टराइज होते हुए? बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी। अच्छा, तो मैं देख रहा है ए प्लस बी प्लस सी सबका कॉमन है, तो इसका मतलब जो दूसरा बंदा है वो प्रूफ करना है मुझे। इसका मतलब दूसरा बंदा, तो दूसरा बंदा ये है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी। और मुझे पता है अगर ए बी सी एपी में है तो माइनस ए बी सी एपी में, और बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी भी एपी में है, राइट। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग आती है कैसे? जो बिल्कुल पहली बार एपी पढ़ रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, ठीक है। जो एपी पढ़ा है 2 साल फिर एग्जाम देने जा रहा है उसको आता है, ठीक। क्लियर? समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक। क्या है? 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर अप टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। करो इवैल्यूएट। क्या हिट कर रहा है दिमाग में? थॉट्स। मयंक, क्या थॉट आ रहा है?
स्क्वायर्स में तो वो फंडा नहीं लगता ना। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं सर 100 स्क्वायर 98 स्क्वायर 96 स्क्वायर एक साथ है और माइनस 99 स्क्वायर माइनस, तो उससे कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं। लेकिन अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालूं तो मुझे सब में ए माइनस बी एक ही दिख रहा है। व्हाट इज ए माइनस बी? 1। तो बेसिकली मैंने ये गॉस का ही रिजल्ट दे दिया था आपके सामने। कैसे? 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96 प्लस 95 अप टू 2 प्लस। अब गॉस जब 7-8 साल की उम्र में इसको जोड़ सकता है तो तुम तो जोड़ ही सकते हो। क्या होगा इसका आंसर? ठीक, मेकिंग सेंस? तो स्क्वायर को देख के सीधे घबरा जाने की नहीं कि यार ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है, क्या आप सारे प्लस को एक साथ कर दे, सारे माइनस को एक साथ कर दे, है ना। इवन नंबर्स को तो हैंडल कर भी लोगे 2 स्क्वायर कॉमन लेके, ऑड नंबर के स्क्वायर को कैसे हैंडल करोगे? फंस जाओगे, है ना, पैटर्न ही नहीं निकल के आएगा। ठीक, या कुछ और नया पैटर्न निकल के आएगा तो वो तुम्हारे लिए फ्रेश आई से देखना पड़ेगा उसको। सो एग्जाम में फ्रेश आई नहीं चाहिए, एग्जाम में फ्रेश आई नहीं चाहिए। ओलंपियाड के एग्जाम से फ्रेश आई चाहिए होता है क्योंकि वहां पे 6 सवाल 3 घंटे 2 घंटे मिलते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़े। तभी तो 2 साल हम लोग इतना मेहनत करते हैं कि जितने भी तरीके के आइडियाज हैं उससे एक्सपोज हो जाए, क्योंकि उसी आइडिया से सवाल बन के आएंगे, है ना। ओके, if a square b square c square is in AP, prove that 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b are also in AP. क्या क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने दिया था ना। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन मैंने, हाँ क्या, बता क्यों ऐड करेंगे? तेरे 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 अंदर, तेरे दिमाग के अंदर ये फंडा आया कैसे कि ए बी प्लस बी सी प्लस? नहीं, वो तो मैं ये हिट कैसे किया ये दिमाग में? सॉल्यूशन देखा था कहीं? नहीं। ओके, और कोई किया था इसे? हाँ, उससे कैसे किया था? ओके, देखो, इस तरीके के सवाल को 2 तरीके से सोच सकते थे। एक, पहले मैं रिवर्स अप्रोच सिखाता हूं। रिवर्स अप्रोच क्या होता है कि जो दिया हुआ है उसको एपी मान के वापस आ जाओ, उसको एपी मान के वापस आ जाओ। और रिवर्स अप्रोच तुम्हें यह भी बताएगा कि जब तुम उसको मान के वापस आओगे तो वो सीढ़ी साफ दिख रही होगी कैसे वापस आ रहे हो, और जब वापस आते हुए दिखोगे तो फिर क्या करोगे? तुम वापस से सीधे लेके हाथ बता सकते हो कि चाहिए करना है, ये करना है, ये करना है। तभी मैंने इससे पूछा था तुझे कैसे हिट किया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये करना है। ठीक है, चलो, पहले मेथड 1 रिवर्स अप्रोच, है ना। तो रिवर्स तो पहले ही मैं कह दे रहा हूं, 2 अपॉन सी प्लस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन, ये तो सबको पता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ये एपी में तो ये ट्रू होगा, है ना। रिवर्स मेथड है, जो प्रूफ करना है उसी को ट्रू मान लो। अब इसको तुम कर दोगे 2 अपॉन सी प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी अपॉन
ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, यही है। ठीक, अब देखो क्रॉस कर दो, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल्स टू ए प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू ए प्लस सी। समझ में आई ये बात या नहीं समझ में आई? समझ में आया है ना? अब तुम साफ देख रहे हो, यहां पे 2ab 2ac 2bc है, यहां से 2ac दिखता जा रहा है, यहां से 2ab और 2bc दिख रहा है, तो आप साफ देख रहे हो कि 2b स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक, हो गया प्रूफ। इसी को उल्टा ले जाओगे तो यहां पे आ जाओगे, यहां से तुम्हें थॉट आएगा एड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन ऑल द टर्म्स। तभी मैंने अमोक से पूछा था कि थॉट कहां से आया, ठीक है? तो अमोद जो बता रहा था वो ये बता रहा था, इसी को उल्टा कर दिया अमोक ने। अमोक ने क्या किया कि सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एपी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी एपी में होगा क्योंकि मैंने तीनों में सेम चीजें ऐड की। अमोक अगर ये भी बोल देता कि सर ये बड़े आराम, अच्छा अमोक ने कहा था सर ये फैक्टराइज हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं आपको याद है मैंने बताया है कि a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 दिखे तो खुश हो जाओ, वैसा ही कुछ है ये। तो आप देखोगे तो ये फैक्टराइज होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस सी में, ये फैक्टराइज होगा b प्लस सी इंटू बी प्लस ए में, और ये फैक्टराइज होगा c प्लस ए इंटू सी प्लस बी में। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या तीनों में a प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस इंटू सी बाई सी प्लस ए से डिवाइड कर सकता हूं? सो आई विल डिवाइड ईच टर्म a प्लस बी इंटू ए प्लस सी अपॉन a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, कॉमा बी प्लस सी इंटू बी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस, और सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू, अभी भी एपी की कैरेक्टरिस्टिक रिटेन की, इस आ गया, प्रूव हो गया। समझ आ गया? ठीक, मेकिंग सेंस? तो रिवर्स अप्रोच से भी कभी कभी एक्चुअल अप्रोच पता चल जाता है। ठीक, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अच्छा तरीका होता है, उल्टा चलना, कभी कभी सीधा चलना, कभी कभी उल्टा चलना। ठीक, मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? और कोई अप्रोच है? नहीं, ठीक। बढ़े आगे। उसमें ना कुछ एरर था, मुझे कनिष्क ने दिखाया, एक्चुअली मैं वो क्वेश्चंस लिख ही रहा था ना, तो शायद लिखते वक्त ही कोई आ गया था, है ना, तो वो आधा ही लिख पाया था।
हाँ करो, देखो इसको कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। इफ log 2 to the power x minus 5, log 2 to the power x minus 7 by 2 are in AP, you have to find x, you have to find x. चलो सॉल्व करो। क्या है आंसर? हो गया। आई वॉन्टेड टू सी कि क्या कहता है, तुम लोग वो मिस्टेक किए हो कि नहीं, जो मिस्टेक मैं देख रहा हूँ जो यूजुअली कर देते हैं। क्या आंसर आया? किसी का नहीं आया? देखो देखो, एक्स की वैल्यू बस 3, और कोई वैल्यू है? किसी वैल्यू को रिजेक्ट किया? 2 को रिजेक्ट किया, ठीक है, वो गलती करने से बच गए। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर क्या कहते हैं? 2 और 3। तो 2 को क्यों रिजेक्ट किया सिद्धार्थ? वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेशन के अभाव में कभी कभी भूल जाते हैं कि लॉग में हमें ये बात ध्यान रखना है कि हम नेगेटिव संख्या का लॉग। तो देखो स्टार्ट ऐसे करते हैं, आप करोगे ट्वाइस ऑफ लॉग 2 to the power x minus 5 equals to log 2 plus log 2 to the power x minus 7 by 2। ठीक, मैं 2 to the power x को y मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो मैं log जब हटाऊंगा तो ये बन जाएगा y माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, इतनी प्रॉपर्टी तो आती है लॉग की। और ये हो जाएगा log ऑफ प्रोडक्ट, मतलब 2 इंटू वाई माइनस 7 बाई 2, राइट। मैं 2 to the power x को y लिख दिया हूं, log ले लिया हूं। आपको पता है पावर यहाँ पे, मतलब आगे जो नंबर कोफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है, और log ऑफ सम इज log ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, सम ऑफ log इज log ऑफ प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 2y माइनस 7। सो ये हो जाता है वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल्स टू, सो y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 8। सो 2 to the power x इक्वल्स टू 4 और 2 to the power x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3। और हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और इसे रिजेक्ट करने का रीजन होता है कि सर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? अच्छा मान लो मैं यहां पे जस्ट आंसर देना, अगर मान लो मैं यहां पे हाफ लिख देता और यहां पे स्क्वायर लिख देता, तो क्या मैं 2 को एक्सेप्ट करता एज ए आंसर? करता।
करता, क्योंकि अब तो ये पॉजिटिव है ना। अरे एक्चुअल क्वेश्चन में अगर ये फॉर्म दिया हुआ है तो बाहर क्यों आएगा? जब भी आपको लॉग के सवाल देने होते हैं तो एक्चुअल फॉर्म देखना होता है। एक्चुअल फॉर्म क्या है? तुम कभी भी ये नहीं कह सकते लॉग एम स्क्वायर इज सेम एज 2 log m। ये आप एक सर्टेन कंडीशन में दोनों को इक्विवेलेंट मानते हो, एक सर्टेन कंडीशन में दोनों को इक्विवेलेंट मानते हो। समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। वो क्वेश्चन प्रूव करो, वो क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन असाइनमेंट में क्लिक कर लेना, ठीक है? हाँ, कुछ सोचा? ये असाइनमेंट के लिए लिख लेना। हाँ बताओ कैसे करेंगे? एनी थॉट? तन्वी, थॉट? क्या? क्या मतलब जैसे इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो अगर वो एपी में है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब क्या करें? दोनों तरफ बीटा ऐड कर दो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता है? तो बीटा की वैल्यू क्या हुई? क्या बीटा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? सेटिस्फाई करेगा बीटा?
दिस इज द कंडीशन. समझ में आया या नहीं समझ में आया? आ गया? तो यही थोड़ी थोड़ी मैनिपुलेशन सीखनी होती है हमें, है ना, कि कैसे अपने नॉलेज को यूज करके आगे के पजल्स को सॉल्व करना है. फिटिंग, मिसिंग पीसेस को आइडेंटिफाई करो, फिर फिट करो, आगे बढ़ते जाओ. ठीक, सिंपल. ये क्वेश्चन कर लेना, बेसिक है. कंडीशंस डालोगे आ जाएगा आंसर, है ना. अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर एंड देन यूज वियटा फॉर्मूला टू गेट द आंसर. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ो. कुशाग्र से वो मंगा लिया करो ना, कुशाग्र वो मंगा लेता है इसका स्लाइड्स, तो कुशाग से ले लिया करो. गिवन दैट A1, A2, A3, AN are in AP, prove that हाँ क्षितिज, तूने बताया नहीं कौन से एनसीईआरटी के टॉपिक से क्वेश्चन क्लास कराना है. तूने पता किया एग्जाम कब है सबके? अगस्त एंड या सितंबर? बताओ कौन कौन सी टॉपिक्स आ रही है, नाम बताओ. पहले 8 चैप्टर्स कौन कौन से? अरे ऐसे थोड़ी बताते हैं, सीक्वेंस से बताना. सबसे पहला सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस सीरीज थोड़ी, पहला सेट्स, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ये 3. कॉम्प्लेक्स नंबर, एलपीपी, लीनियर इनइक्वालिटी और बायनॉमियल, पीएनसी और सीक्वेंस सीरीज. सीक्वेंस सीरीज की तो जरूरत नहीं है. ओके, हाँ, स्ट्रेट लाइन. तो मतलब मुझे लगता है हाँ, लिमिट्स तो मैंने करा दिया है, बट ठीक है उसका भी करा देंगे. तो पहले मैं सोचता हूँ पीएनसी और बायनॉमियल की एनसीईआरटी क्लास ले लेते हैं. ठीक है, डेट फाइनल कर लो. ठीक है, और दूसरा ले लेंगे स्ट्रेट लाइन. क्या था दूसरा, और क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर भी करा चुका हूं मैं, वो सफिशिएंट है ना. क्या क्या मास्टर क्लास करा लेंगे अलग से, सागर सर के साथ ही बैठ जाना, खत्म कर लेना. ठीक है, तो हम लोगों को डेट फाइनल कर लो, क्षितिज को सब बता देना. ठीक है, सागर सर आप देख लेना कि कैसे उसको फिट इन करेंगे, है ना. जैसे इस हफ्ते भी अगर हम लोग एक क्लास, जैसे अगर फ्राइडे है ना, कब एक क्लास हमारी सैटरडे है, तो अगर सैटरडे को एनसीईआरटी क्लास करनी है तो एनसीईआरटी कर लेंगे. अदरवाइज प्रैक्टिस सेशंस को एनसीईआरटी कन्वर्ट करना होगा तो एनसीईआरटी कन्वर्ट कर देंगे, है ना. चलो करो, या जिस दिन छुट्टी है उस दिन करना है तो उस दिन कर लेंगे, छुट्टी वाले दिन कर लेंगे, ताकि अपना यूजुअल प्रोग्राम हमारा डिस्टर्ब ना हो, है ना. करना तो 2-3 दिन में हो जाएगा सारा एनसीईआरटी खत्म. और सागर सर वो आप डीपीपी ये सब दे देंगे एनसीईआरटी वाला, ताकि इनको टेस्ट वेस्ट कर सके हम लोग. हाँ, कर पाए ये क्वेश्चन? किसी को थॉट आया कि क्या करना चाहिए? ये देख रहे हो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म. तो ये देख रहे हो, फर्स्ट लास्ट सेकेंड, सेकेंड लास्ट थर्ड, इन सब का सम सेम होता है क्या? इन सब का सम सेम होता है. तो अगर मैं न्यूमरेटर सबका ये कर दूं,
तो कोई दिक्कत है क्या? सबका न्यूमरेटर सेम है, a2 प्लस an-1 भी तो सेम ही होता है, तो यहां पे मैं बैलेंस कैसे करूंगा? इतनी बात के तो को नहीं समझ में आई? सबको समझ में आई ये बात? अच्छा, कोई ये बता सकता है मैंने क्यों सम किया? वाई डिड आई राइट a1 प्लस an? सर सबका सम सेम होता है इसलिए क्या, लेकिन और दूसरा कोई वजह? नीचे मुझे प्रोडक्ट दिख रहा है, तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा कैसे? ये बनेगा 1/an प्लस 1/, तो मैं इस पूरी कहानी को ऐसे लिखूंगा, प्लस 1/, दूसरा टर्म क्या बनेगा? 1/an-1 प्लस 1/a2, और लास्ट में देखो टूट के क्या बनेगा? 1/a1 प्लस 1/, हर ब्रैकेट में जो पहला पार्ट है वो HP n टर्म्स, तो बेसिकली दोनों सेम है, डबल हो गया, दोनों डबल ही हो गया ना। देखो 1/a1 1/a2 1/an 1/a1, समझ में आ गया? तो मैं 2/a1 प्लस an और ब्रैकेट में छोड़ सकता हूं, यही तो प्रूफ करना था। ठीक ठीक, जो देखने में खतरनाक लगता है वो सबसे आसान होता है। ठीक, बस ये सोचना था कि क्यों हम a1 प्लस an ले रहे हैं, तो आपको वो पेयर्स बताता है, वो पेयर्स आपको समझा रहा है कि आप ऐसे सोचोगे। ठीक, जब भी हम डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी देख रहे थे, तो हम हमेशा डिफरेंस या सम की बात करते थे, है ना? डिफरेंस या सम की बात करते थे। यहाँ पे आपको साफ बताया कि इन पेयर का, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव होता, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव होता तो फिर मैं क्या करता? मैं डिफरेंस की बात करता। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव होता तो मैं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी हैव सेम डिफरेंस, ये एक्सट्रीम से पेयरिंग कर रहा था तो मैं सम का देख रहा था। ठीक, मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? ओके, चलो। इस तरीके के सवाल जेई मेंस में काफी ज्यादा आते हैं। तो देखो दो एपीज दिए हुए, AP1, AP1, AP1 में है 17 21 25 29 अप टू 217, और AP2 जो है वो है 16 21 26 31 अप टू 266। चलो इसे अटेम्प्ट करो, देखो कितने लोग कर पाते हैं। असाइनमेंट के लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ। सागर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तुमने?
हम्म हम्म कैसे करें? सबसे पहले AP1 का जनरल टर्म लिख पा रहे हो क्या? जैसे मुझे डिफरेंस दिखाई देता है ना, मैं उसको 4n प्लस लिख देता हूं, प्लस या माइनस जो भी समझ में आए। तो n इक्वल्स टू 1 है, तो मैं सीधे इसको 4n+13 लिख दूंगा। यही आया सबका, है ना? मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, a+n-1 नहीं लगाता हूँ। मैं देखता हूँ डिफरेंस है तो वो an+b, मुझे पता है ना कि AP लीनियर फंक्शन ऑफ n है, और a जो है वो स्लोप, स्लोप जो है वो डिफरेंस है ना? तो मैं सीधे 4n प्लस देखता हूँ, 4n प्लस क्या करूँ, तो 4n, n को 1 डालता हूँ तो 4n+13। सेम वे तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैं इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। 5n+11, सही है? सही लिखा गलत लिखा? ठीक। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि अच्छा सर पहला टर्म दोनों का ये है, बट हो सकता है आपको पहला टर्म शुरू में ना दिखाई दे, तो व्हाट शुड बी द बेस्ट वे? आप इन दोनों को बराबर कर दो। 4n+13 इक्वल्स टू 5n+11, तो आप कह सकते हो n इक्वल्स टू 2 पे दोनों बराबर हो रहे हैं। n इक्वल्स टू 2 पे दोनों बराबर हो रहे हैं, तो n इक्वल्स टू 2 क्या है? 21, है ना? तो आप कह सकते हो जो कॉमन टर्म है वो 21 है। पहला कॉमन टर्म क्या है? 21। लेकिन एक 4 का पहाड़ा पड़ रहा है और दूसरा 5 का पहाड़ा पड़ रहा है, तो दोनों की मुलाकात कहां पे होगी? कोई चीज 4 के पहाड़े पे चल रही है और कोई चीज 5 के पहाड़े पे चल रही है, तो मिलती कहां पे है? 20 के पहाड़े पे मिलेगी। 20 के, तो आपको पता है नेक्स्ट टर्म क्या होगा? समझ में आ गया? क्योंकि आपको पता चल गया डिफरेंस इज LCM ऑफ 4 एंड विच इज 20, राइट और रॉन्ग? तो आप जैसे ये देखते हो, आप बता देते हो सर इसका जो TN होगा, इसको KN कह लो, इसका जो KN होगा सर, इसको T डैश कर लो, इसको मैं कह सकता हूं 20n+1। क्या कह सकता हूं? 20n+1। मैंने क्यों 20n लिखा? क्योंकि डिफरेंस 20 है। ठीक। अब मैं जो KN है उसका जो लास्ट टर्म होगा, KN का जो लास्ट टर्म होगा वो 217 से कम होगा या 266 से कम होगा? 217 से कम होगा, उसके बाद तो कॉमन टर्म आएगा नहीं, तो मैं कहूंगा KN शुड बी लेस देन इक्वल टू 200। 217 कैन बी द पार्ट ऑफ द गेम, आई डोंट नो। तो फिर मैं क्या करूंगा? 20n+1 should be less than, so 20n should be less than, so n should be less than 10 point something, 10 point, so n should be equal to, तो ऐसे 10 कॉमन टर्म्स होंगे, ऐसे 10 कॉमन टर्म होंगे, मतलब सो लास्ट कॉमन टर्म वुड बी 201। ठीक। तो सम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो S10 क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो गया 222, 222 इंटू 5, क्या हो गया? ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को आप ऐसे अटैक कर सकते हो। ठीक, ये क्वेश्चन लिख लो असाइनमेंट के लिए, आगे बढ़ना है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताना है, जल्दी जल्दी पलटो। ठीक, आगे बढ़ो। हम्म
ए मतलब फर्स्ट टर्म है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी इज n विच इज इवन ठीक। सम ऑफ ऑडेथ रैंक टर्म्स मतलब t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस tn माइनस 1 is 24 and sum of eventh odd number is t2 plus t4 plus t6 up to tn is 30 and the last term मतलब nth term exceed the first term by 21 by 2 मतलब tn minus t1 equals to 21 by 2। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, डिफरेंस ऑफ द सीरीज एंड फर्स्ट टर्म। ठीक, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक फंडा सीख लो, पहले मैं सेटअप ले रहा हूं n इज इवन। क्या सेटअप ले रहा हूं? n इज इवन। ठीक, तो मैं s ऑड को डिफाइन कर रहा हूं t1 प्लस t3 बताओ लास्ट टर्म क्या होगा? क्या होगा लास्ट टर्म? t क्या होगा लास्ट टर्म? n माइनस 1 क्या होगा? क्योंकि अगर n इवन है तो सेकेंड लास्ट टर्म वुड बी द ऑडेथ रैंक टर्म और s इवन 7 मत पढ़ लेना, ठीक है। s इवन is t2 plus t4 लास्ट टर्म क्या होगा? tn। ठीक, इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं ऑड को sd लिख देता हूं और इसको se लिख देता हूं, ठीक है। sd o नहीं ले रहा हूं क्योंकि s0 से कंफ्यूज ना हो जाओ, तो d ऑड साउंड के लिए d ले लिया, ठीक है। s ऑड, हाँ भाई क्या हो रहा है? तो s ऑड और s इवन, ठीक। एक बेसिक सी बात आप सब जानते हो, sd प्लस se विल बी इक्वल टू sn। ये तो बेसिक सी बात हो गई, क्या मैं कह सकता हूं se माइनस sd, se माइनस sd? सोचो क्या होगा se माइनस sd, बताओ। se माइनस sd वुड बी नथिंग बट t2 माइनस t1 t4 माइनस सब पेयर बना दिए, कोई भी सेपरेट नहीं हुआ। सो व्हाट आई कैन से, सब dd देंगे, कितने पेयर्स? n by 2 पेयर्स, राइट। तो आप ये बात ध्यान में रखो कि अगर सम ऑफ इवन टर्म्स और सम ऑफ ऑड टर्म्स दिया हुआ है तो सम ऑफ इवन प्लस सम ऑफ ऑड विल गिव यू sn एंड सम ऑफ इवन माइनस सम ऑफ ऑड वुड गिव यू nd by 2। ठीक, मेकिंग सेंस? अगर n ऑड है, क्या है? n ऑड है, ठीक। क्या है? n ऑड। तो s ऑड जो होगा वो होगा t1 प्लस t3 प्लस t5 अप टू tn माइनस 2 प्लस tn। ठीक, मेकिंग सेंस? और s इवन जो होगा वो होगा t2 प्लस t4 प्लस t6। बताओ कहां पे रुकेगा, इसके नीचे या इसके नीचे? इसके नीचे या इसके नीचे? पहले वाले के नीचे, tn माइनस 1। मेकिंग सेंस? sd plus se would be equal to sn. I don't have to talk about it, you know that. अगर मुझे sd माइनस se करना है, क्या करना है?
ठीक, ये अकेला रहेगा, ये तो Tn तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं। ठीक, क्या सब डिफरेंस देगा या माइनस डी देगा? माइनस डी देगा। सो माइनस डी, कितने पेयर्स बने? n-1/2। ठीक, मेकिंग सेंस? अब गौर से देखना, Tn क्या होगा? a प्लस ठीक, 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 क्या आ गया? एस डी माइनस एसी क्या आ गया? टी ऑफ, ये कौन होता है? मिडिल टर्म। और वो सिंस n इज ऑड तो t मिडिल विल एग्जिस्ट, n इज ऑड तो t मिडिल विल एग्जिस्ट। ठीक, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? समझ में आई बात या नहीं समझ में आई बात? तो दो क्वेश्चन मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन, जिसमें तुम ये क्वेश्चन भी असाइनमेंट का पार्ट ले लो नेक्स्ट क्लास में, इसी पे असाइनमेंट। क्वेश्चन मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, n इज ऑड, n इज ऑड, सम ऑफ इवन टर्म्स इक्वल्स टू 24, सम ऑफ ऑड टर्म इक्वल्स टू 30 and t3 minus tn equals to 5. Find n d a। ठीक है, n is odd, SE is 55, SD मतलब odd, S odd is 68. Prove that this sequence can't be an AP. This sequence can't be an AP। ठीक है,